हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, इसका हम 8th पार्ट देखेंगे। तो इससे पहले जो है हमने 7 पार्ट इसके डिस्कस कर लिए हैं, काफ़ी लंबा चैप्टर है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमने स्ट्रक्चर देखा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने आइलैंड, कॉन्टिनेंट्स, ये सारी चीज़ों के बारे में जाना। फिर हमने जाना कि इंडिया का जो एक स्टैंडर्ड टाइम, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है टाइम के लिए, उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, उसके बारे में हमने जाना। साथ ही साथ जो है हमने जो ग्लेशियर्स हैं, क्या होते हैं ग्लेशियर्स, इनके बारे में जाना। फिर हमने जो ठंडा एक कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, उसके बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद जो है हमने हिमालयस के बारे में जाना, हिमालयस का ईस्टर्न हिमालयस और जो वेस्टर्न हिमालयस है उनके बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने जो ट्राइबल डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमने जाना, टी प्लांटेशन कैसे होता है उसके बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने नॉर्दर्न प्लेन्स, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसके बारे में जाना। उसमें जो फिजिकल डिवीजन है इंदस, सतलज प्लेन, गैंगेटिक प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन, इसके बारे में जाना। उसके बाद जो है हमने प्लेट्यू, जो प्लेट्यू एरिया है उसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो प्लेट्यू एरिया है इंडियन पेनिनसुला का, इसमें हमने सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हमने देखा। तो अब जो है हमें डेक्कन ट्रैप से स्टार्ट करना है। तो डेक्कन ट्रैप, तो डेक्कन ट्रैप का मतलब क्या होता है, जो डेक्कन एरिया है, जो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है, यहाँ पे जो मिलने वाला जो वहाँ यहाँ पे जो खनिज मिलती है उन सब चीज़ों के बारे में हमको जानना है। तो लाखों साल पहले, लैक्स ऑफ ईयर्स अगो, लावा फ्लोइंग आउट ऑफ फिशर्स इन द अर्थ ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट सॉलिडिफाइड टू क्रिएट द रीजन नॉन एज डेक्कन लावा ट्रैप। तो लाखों साल पहले जो लावा जो निकल रहा था, फिशर्स मतलब छोटा सा इस तरीके का छेद, गड्ढा, ठीक है, एक क्रैक आप बोल सकते हैं। किस साइड में, अर्थ के जो ईस्ट साइड जो वेस्टर्न घाट में है उस तरफ, यहाँ पे से जो लावा निकल रहा था वो क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। सॉलिडिफाई होके ये रीजन जो है इसे क्या कहा जाने लग गया, डेक्कन लावा ट्रैप्स कहा जाने लगा। तो काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल जो है इस रीजन में फॉर्म हुआ, जो कि 51,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है और कई सारे मिनरल्स भी यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ के जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है वो भी बहुत अच्छी है, जिससे एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे से हो पाता है। तो क्या आपको पता है 3 गोल्ड माइंस, ठीक है, 3 गोल्ड माइंस जो है वो डेक्कन प्लेटियो पे लोकेटेड है। तो सबसे पहला है कोल्लर गोल्ड फील्ड्स कर्नाटका में, हुत्ती गोल्ड फील्ड्स कर्नाटका में, रामगिरी गोल्ड फील्ड्स आंध्र प्रदेश में। तो ये 3 जो गोल्ड माइंस है ये हमारे डेक्कन प्लेटियो पे लोकेटेड है और 90% जो इंडिया का मिनरल है वो भी डेक्कन प्लेटियो पे लोकेटेड है, मतलब डेक्कन प्लेटियो में मिलता है। 60% कॉटन यहाँ पे होता है, 70% यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल्स जो भी हमारे कंट्री में है 70% यहीं पे है। 65% जो शुगर का प्रोडक्शन है वो इसी पेनिनसुलर प्लेटियो में होता है। तो पेनिनसुलर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, तो पेनिनसुलर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस में फर्स्ट है दामोदर वैली इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और सेकंड है बेंगलोर कोयम्बटूर मदुराई इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो 2 इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी इसी पेनिनसुलर प्लेटियो में लोकेटेड है। तो हम मिनरल्स और माइनिंग देखेंगे इन जो प्लेटियो है, ये जो डेक्कन प्लेटियो है, यहाँ पे कौन से मिनरल्स मिलते हैं और यहाँ पे माइनिंग कैसे होती है। द इंडियन प्लेटियो इज रिच इन मिनरल रिसोर्स, मेनी मिनरल्स आर फाउंड हियर, सो माइनिंग इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड इन द रीजन। तो इंडियन जो प्लेटियो है, ये जो प्लेटियो वाला रीजन है, यहाँ पे मिनरल रिसोर्स काफ़ी सारे हैं और बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इसलिए जो माइनिंग मतलब जिस लोकेशन में मिनरल्स मिलते हैं वहाँ पे क्या है, खोद के, ठीक है, माइंस का मतलब ही क्या होता है, खुदाई करके वहाँ से मिनरल्स को निकालना। तो माइनिंग, ठीक है, आयरन जो भी ओर्स है उसको निकालने का जो प्रोसेस है उसको माइनिंग कहा जाता है और उससे जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं इन एरियाज पे डेवलप हुई है। इट कंटेन ह्यूज डिपॉजिट्स, और यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स मिलते हैं, किसके, कोल, कोयला के, आयरन का, ठीक है, लोहा का, बॉक्साइट का, मैग्नीज का। तो ये सारे बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ओर है। तो यहाँ पे इतने सारे मिनरल्स हमको मिलते हैं और काफ़ी सारे और मिनरल्स भी हैं और ये कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द इंडियाज मिनरल्स आर सोर्स फ्रॉम द प्लेटियो, और जो भी इंडिया के ज़्यादातर जो मिनरल्स है ये इसी प्लेटियो से
मिलते हैं। तो माइनिंग कैसे होती है, हाउ इज माइनिंग डन, हाउ डज द लेबर वर्क इन द माइंस। तो माइनिंग कैसी होती है और जो लेबर्स हैं वो माइंस में कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हमने जानना है। एंड हाउ आर मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड एंड हाउ आर दे यूज। तो ये जो मिनरल्स है इसको निकाला कैसे जाता है, जो भी मिनरल्स हम बात करते हैं, कोल हो गया, आयरन हो गया, बॉक्साइट हो गया, इसको एक्सट्रैक्ट मतलब निकाला कैसे जाता है। कहीं ना कहीं पे लोकेटेड है, लेकिन हमको क्या है, एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब अर्थ के अंदर से पहले तो हमको ये पता करने की जरूरत है कि कहाँ पे कौन सा मिनरल फाउंड आउट हो रहा है। उसके बाद जो है माइन करके हमने ये कुछ प्रोसेसेस जो है प्रीवियस चैप्टर्स में भी हमने देखा है, जब हमने माइंस पढ़ा है, आई थिंक 8th क्लास में हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो जब हम मिनरल्स वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे क्लास 8th में, तो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मतलब वहाँ से निकाला कैसे जाता है, तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं उसके, और उसको फिर यूज़ कैसे जाता है। तो इसके लिए ये सब क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हमको क्या है, एक टूर करना है। टूर मतलब हमको कुछ साक्षात नहीं जाना है, हम यहाँ पे एक माइन एरिया के बारे में जानेंगे। तो हम एक माइनिंग एरिया के बारे में यहाँ से एक टूर लेंगे, माइनिंग एरिया का, जो झारखंड का लार्जेस्ट कोल माइंस है। तो इसे ये कौन सा माइन है, झरिया कोल फील्ड्स इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट। तो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में झरिया कोल फील्ड्स है, जो सबसे बड़ा कोल माइंस है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो झरिया कंटेन ह्यूज अंडरग्राउंड कोल रिजर्व्स। तो झरिया जो है यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक जो है अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर कोल के रिजर्व्स है, मतलब कोयला वहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये डेक्कन ट्रैप्स वाला एरिया है, ठीक है, ये जो डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है यहाँ पे दिया गया है, डेक्कन ट्रैप्स, ठीक है, आपको द डेक्कन ट्रैप्स। तो टनल्स हैव बीन डग डीप इनटू द अर्थ टू एक्सट्रैक्ट कोल। तो अब जो ये जो हम कोल रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, जो कोल फील्ड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टनल्स क्या होते हैं, आप मान लीजिए गुफाएं, है ना, जिसको ह्यूमंस ने बनाया है ना। गुफा मतलब एक धरती का पार्ट है, इसके अंदर जाने का रास्ता, एक अंदर जाने का रास्ता। तो ये टनल्स कैसे बनाए जाते हैं, जैसे हम घर बनाते हैं वैसे ही बनाए जाते हैं। तो अंडरग्राउंड खोदा जाता है, और लकड़ियाँ, और जैसे कि हमारी जो सीलिंग्स होती है, जैसे आपने देखा होगा जब घर बनता है, तो घर बनता है तो घर को जो ऊपर जब हम ढलाई करते हैं तो सपोर्ट देने के लिए क्या रहते हैं, नीचे में लकड़ियाँ लगाई जाती है, और जो आजकल तो सब लोहे के रॉड्स वगैरह आ गए हैं, और ऊपर में प्लेट्स लगाए जाते हैं ना, प्लेट्स लगाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर ढलाई की जाती है। तो इस तरीके का ही सिमिलर स्ट्रक्चर जो वहाँ पे बनाया जाता है, ताकि जो ऊपर का जो सतह है, जो ऊपर की जो फ्लोर है ना, तो वो नीचे धस ना जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो टनल्स हैव बीन डग डीप इनटू द अर्थ, डीप मतलब बहुत गहरा अंदर में, अर्थ के अंदर जो है इस तरीके के टनल्स बनाए जाते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं, ताकि कोल्स वहाँ से कोल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। द माइन मैनेजर जो है वो बताता है, टोल्ड अस दैट देयर इज एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ लॉन्ग टनल्स अंडरग्राउंड। तो वहाँ का जो माइंस मैनेजर है वो ये बताता है कि यहाँ पे एक्सटेंसिव मतलब बहुत लंबी लंबी, बहुत सारी इस तरीके की टनल्स हैं, लॉन्ग टनल्स हैं अंडरग्राउंड में, ताकि कोल्स को आसानी से निकाला जा सके। और हंड्रेड्स ऑफ माइनर्स वियर स्टील हेलमेट्स वर्क हियर टू एक्सट्रैक्ट द कोल्स। और बहुत सारे हंड्रेड्स मतलब 100, हंड्रेड्स मतलब बहुत सारे, 100 मतलब 100 नहीं, यहाँ पे हंड्रेड्स बोल रहा है। हंड्रेड्स ऑफ माइनर्स मतलब जो वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, जो लेबरर्स काम करते हैं, स्टील हेलमेट्स पहनते हैं और वहाँ पे काम करते हैं कोयला एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ही सेड इट इज पिच डार्क इन द माइन, सो लाइट इज नीडेड टू वर्क डाउन बिलो। तो यहाँ पे बताता है कि जो ये टनल्स, जो गड्ढे खोदे गए हुए हैं अंदर में, तो देखिए अर्थ के अंदर गड्ढा खोदा गया हुआ है, माइंस टनल्स बनाए गए हैं। तो वहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, तो अगर कहीं टनल आता है, ठीक है, कोई ब्रिज आता है, टनल आता है, मतलब एक पहाड़ को काट के वहाँ पे जगह बनाया गया है ट्रेन के जाने के लिए। तो ये जो टनल होता है, इसके अंदर जाते ही जो है क्या हो जाता है, ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। तो सेम आप मान लीजिए, तो ये जो टनल्स है यहाँ पे क्या है, पिच डार्क मतलब बहुत गहरा अंधेरा है यहाँ पे, इसलिए लाइट को अलग से लगाना पड़ता है, लाइट की ज़रूरत है ताकि वहाँ काम कर सके। तो हमने क्या देखा, सम वर्कर्स कैरिंग बैटरी पावर्ड लैम्प्स व्हाइल अदर्स हैव लैम्प फिटेड ऑन देयर हेलमेट। तो हमने वहाँ पे देखा कि कुछ वर्कर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनके पास क्या है, बैटरी लैम्प्स है जो बैटरी से चलते हैं, और कुछ जो वर्कर्स हैं उनके जो हेलमेट्स हैं उसी में ही लैम्प्स लगे हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, इनके जो हेलमेट्स हैं इसमें लैम्प्स लगे हुए हैं।
तो द हेलमेट्स प्रोटेक्ट them फ्रॉम रॉक्स फॉलिंग फ्रॉम द टनल रूफ व्हाइल दे आर एक्सट्रैक्टिंग कोल्स। तो अब ये जो हेलमेट्स है, जो भी माइंस वाला एरिया होता है, जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, वहाँ पे हेलमेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि कोई आपदा ना हो। तो इस ये हेलमेट्स क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर कोई पत्थर वगैरह ऊपर जो टनल रूफ है, ठीक है, टनल का जो छत है, वहाँ से कोई पत्थर वगैरह अगर गिरते हैं तो इनको चोट ना लगे। तो पिलर्स एंड beams मेड ऑफ वुड एंड आयरन आर यूज्ड टू prop up the roof and prevent them from collapsing। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो पिलर्स और बीम्स बनाए जाते हैं, जैसे कि ये टनल की छत है, तो यहाँ पे उसको सहारा देने के लिए जो है लकड़ियाँ या फिर आयरन का, और यहाँ पे ऊपर में लकड़ी वगैरह से जो है एक छत का छत के जैसे बनाया जाता है, ताकि ये जो रूफ है ये गिरे मत। प्रॉप अप इज यूज टू प्रॉप अप द रूफ, मतलब उसको सहारा देने के लिए, प्रॉप अप मतलब सहारा देने के लिए, जो छत है उसको सहारा देने के लिए। और इससे क्या है, कोलैप्सिंग मतलब वो नीचे ना गिर जाए, अगर यहाँ से प्रेशर मिलेगा तो ये नीचे मत गिर जाए, इसलिए इसको सपोर्ट दिया जाता है। तो कोल इज हार्ड लाइक रॉक, एक्सप्लोसिव आर यूज टू ब्रेक अप द कोल लाइक रॉक लाइक कोल इनटू स्मॉलर पीसेस। तो ये जो कोल है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और एक्सप्लोसिव, ठीक है, हार्ड होता है, तो इसलिए एक्सप्लोसिव मतलब बारूद वगैरह, है ना, बारूद वगैरह लगाकर ब्लास्ट करके जो है ये जो कोल लाइक रॉक लाइक कोल है, इसको स्मॉलर पीसेस में तोड़ा जाता है। तो देखिए कितना खतरनाक काम है, वहाँ पे एक्सप्लोसिव, अगर ये इस तरीके का टनल है, यहाँ पे एक्सप्लोसिव लगाया जा रहा है, तो ये एक्सप्लोसिव की भी मात्रा लिमिटेड होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अगर ज़्यादा मात्रा में एक्सप्लोसिव होगा तो ये पूरा ब्लास्ट होकर ये पूरा क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा। तो एक्सप्लोसिव यूज़ किया जाता है ये जो रॉक लाइक कोल है उसको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करने के लिए। एंड फिर क्या होता है, ये जो पीसेस है, दिस पीसेस आर फिल्ड इन बास्केट्स एंड एम्प्टीड इन ट्रॉली, ठीक है, बास्केट्स में इनको लेके जाता है और ट्रॉली में एम्प्टी किया जाता है, जो रेल्स में रन करती है, रन ऑन रेल्स। तो क्या होता है, लगातार इस तरीके की ट्रॉलीज होती है जो रेल जैसे एक सिस्टम होता है जिसमें ये रन करते जाती है, मतलब आगे बढ़ते जाती है, इसमें भरा जाता है, आगे जाके वो कहीं पे खाली होती है। तो इस तरीके की ट्रॉली जो है रेल्स पे रन करती है। द ट्रॉली इज पुल्ड अप टू द सरफेस अलॉन्ग द माइन शाफ्ट बाय आयरन चेन्स। और जैसे ये जो ट्रॉली है इसको पुल किया जाता है, मतलब आगे खींचा जाता है सरफेस में, किससे, माइन शाफ्ट के द्वारा, ठीक है, आयरन चेन्स के द्वारा जो है इनको आगे बढ़ाया जाता है। द कोल इज सेंट फ्रॉम द पिट हेड टू द वॉशर एरिया। अब जो है ये जो कोयला निकला है इसको पिट हेड से कहाँ लेकर जाया जाता है, वॉशर एरिया में, जहाँ पे इनकी सफाई होती है, धुलाई होती है। तो इट इज़ डेंजरस वर्किंग अंडरग्राउंड इन कोल माइन। तो आप जस्ट इमेजिन कि कितना खतरनाक काम है इन कोल माइंस में काम करने के लिए, कोल माइंस में काम करना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर ये गलती से कोलैप्स हो गया तो यहाँ पे जितनी वर्कर्स है वो मर जाएंगे, और साथ ही साथ आगे हम देखेंगे तो कितना खतरनाक है ये। एक्सीडेंट ऑफन हैपन्स, तो एक्सीडेंट प्राय होते ही रहते हैं इस तरीके के कोल माइंस में। और इन 1975 में क्या हुआ, जो वॉल है कोल माइंस की, वॉल जो है माइन शाफ्ट की, धनबाद चसनाला माइंस, ठीक है, धनबाद का जो चसनाला माइंस है वहाँ पे क्या हुआ, जो वॉल है, ठीक है, जो वॉल है माइन की वो क्या हो गई, कोलैप्स हो गई, मतलब गिर गई। अब इससे क्या हो गया, देखिए जब ये जो कोल माइंस है इसके उस तरफ क्या था, पानी था, ठीक है, पानी था, मतलब नदी का पानी, जो भी पानी था, मुझे उतना इसके बारे में आइडिया नहीं। तो ये जो धनबाद का जो चलसा माइंस है इसकी क्या हो गई, एक तरफ की दीवार जो है वो टूट गई। तो इससे क्या हो गया, पानी जो है पूरे ये जो शाफ्ट एरिया है उसमें क्या हो गया, भर गया, और इससे कितने 400 माइनर्स की जो है डेथ हो गई डूब जाने से। तो आप ये सोचिए जैसे कि ये एक टनल वाला माइंस है। अब देखिए आगे जाने वाला, जैसे आगे से ये एक इधर से टनल जा रहा है, इधर से एक टनल जा रहा है, तो क्या हुआ, इधर कहीं क्या हुआ, जो वॉल जो है वो क्या हो गई, गिर गई, और इधर क्या थी, नदी हो गया या समुद्र जो भी था। तो इससे क्या हो गया, पानी क्या हो गया, यहाँ पूरा भर गया। तो अब पानी भर जाने से क्या होगा, जो वहाँ जो माइनर्स थे वो कहाँ जाएंगे, कितने जल्दी भाग के जाएंगे, उनको पता भी नहीं ये सब चीज़ होने वाला है। तो ये पानी में डूबने से 400 माइनर्स की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड फर्स्ट 20 years ऑफ इंडिपेंडेंस द माइनर्स वेयर ऑपरेटेड माइंस वेयर ऑपरेटेड बाय प्राइवेट कंपनीज एंड देयर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ब्रिटिश रूल के समय में और जो फर्स्ट 20 ईयर्स है इंडिपेंडेंस के, उस समय जो भी माइंस होते थे वो प्राइवेट कंपनीज ओन करती थी और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स ओन करते थे, वो चलाते थे। इन दिस पीरियड, और इस समय में सेफ्टी मेजर्स जो माइन में है वो पर्याप्त नहीं थे, इनएडुकेट मतलब पर्याप्त नहीं थे। आफ्टर द गवर्नमेंट टुक over the mines, calamities like Chasnala occur less frequently.
तो जब गवर्नमेंट ने आगे आके ये सब जितनी भी माइंस है उसको अपने अधीन में ले लिया, तो ये जो कैलामिटीज मतलब ये आपदा जो हुई चसनाला जैसी, वो अब कम होती है। लेकिन माइनर्स आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू coal dust in the shafts which affect their lungs, causing many lung related diseases। लेकिन देखिए कैलेमिटीज तो कभी भी हो सकती है, ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा, लेकिन तब भी अगर कैलेमिटीज नहीं भी होती है तो जो ये माइनर्स है, जो यहाँ पे लेबरर्स काम करते हैं, जो भी माइनर्स है, माइनर्स में लेबरर्स भी आ जाएंगे, आपके इंजीनियर्स भी आके जो भी यहाँ पे काम करते हैं, उनको हमेशा जो है कोल्ड की जो डस्ट है, जो शाफ्ट में है, शाफ्ट से निकल रहे कोल्ड के डस्ट, उनका सामना करना पड़ता है। तो उनके लंग्स में जाते हैं और उनको बहुत सारे लंग्स के से रिलेटेड डिसीज देते हैं। तो माइनर्स एंडेंजर देयर हेल्थ ड्यूरिंग सच डूइंग सच हजार्डस वर्क फॉर लो वेजेस। तो इतना खतरनाक काम करना पड़ता है माइनर्स को, ठीक है, अपनी ज़िंदगी भी ये दाव पे लगा देते हैं, फिर इनका हेल्थ भी दाव पे लग जाता है, और इनको वेजेस कितने मिलते हैं, बहुत ही कम। वेजेस मतलब जो भी इनका वेजेस का मतलब क्या होता है, जो डेली बेसिस में इनको पैसे मिलते हैं, जो डेली बेसिस में पैसे में काम करते हैं उनको वेजेस कहा जाता है। तो वेजेस भी इनको बहुत कम मिलते हैं। वी विजिटेड द माइनर्स टेंटमेंट्स, तो हमने जो माइनर्स के टेंटमेंट मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, जो उनका बसेरा है, वहाँ पे भी हमने गया। वी फाउंड आउट that all the miners were from the neighboring regions, not from Jharkhand। तो अब जहाँ जो माइनर्स के टेंटमेंट्स जहाँ पे जब हमने विजिट किया, तो हमने क्या देखा, जो जितने माइनर्स हैं उसमें मोस्टली जो है वो नेबरिंग रीजन से आए हैं, झारखंड के नहीं है ये लोग। तो दे वेयर मोस्टली फ्रॉम, ये कहाँ से आए हैं, बिहार से आए हुए हैं। रेगुलरली रिटर्निंग टू देयर विलेज ड्यूरिंग हॉलीडेज, और जब छुट्टियाँ होती हैं तो अपने विलेजेस के वापस चले जाते हैं। तो वाई इट इज़ दैट माइनर्स फ्रॉम फार अवे प्लेसेस नॉट फ्रॉम द लोकल रीजन, तो ऐसा क्यों है, जो माइनर्स है वो दूर जगह से आए हैं, लोकल पीपल्स क्यों नहीं है। तो हमने ये पता किया, वी फाउंड आउट दैट बिफोर माइंस वे ओपन आदिवासी लिव्ड इन दिस फॉरेस्ट। तो अब ये पता चल रहा है कि ये माइंस कहाँ पे था, जंगलों में, ठीक है, जहाँ पे आदिवासी रहते थे। तो ये माइंस के ओपन होने से पहले आदिवासी जो हैं इन फॉरेस्ट में रहते थे। दे हैड देयर होम्स एंड फील्ड्स एंड विच वेयर सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, तो ये उनके घर हुआ करते थे, इनके जमीन हुआ करती थी, इनके खेत हुआ करते थे, जिससे उनका रोजगार चलता था, रोजी रोटी चलती थी। तो आदिवासीज वेयर डिस्प्लेस फ्रॉम देयर होम्स एंड द फॉरेस्ट वेयर क्लियर्ड, तो आदिवासीज को उन जगह से हटाया गया और उनके घर छीन लिए गए और फॉरेस्ट को भी क्लियर कर दिया गया इन माइंस को बनाने के लिए। तो कितनी दुखदाई बात है, फॉरेस्ट जो बहुत बड़ा एसेट है हमारा, माइंस के चक्कर में उन फॉरेस्ट को काट दिया गया है। व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर बिगिन ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग द माइंस, दे हायर माइग्रेटेड वर्कर्स टू माइन द कोल, तो जब ये कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये जो माइंस वगैरह ओपन किया, ऑपरेशन स्टार्ट हुए, तो उन्होंने जो माइग्रेटेड वर्कर्स मतलब जो बाहर से आए हैं वर्कर्स, उनको प्रेफर किए। तो मैनी मिनरल्स अदर देन कोल्स आर माइंड इन द पेनिनसुलर प्लेटियो, तो बहुत सारे मिनरल्स, ये कोल के अलावा भी कई सारे मिनरल्स जो हैं ये पेनिनसुलर प्लेटियो में माइंड किए जाते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया। दस द रॉ मटेरियल्स needed for metal based industries are evidently available in India's plateau। तो इंडिया का जो प्लेटियो रीजन है, यहाँ पे ये जो रॉ मटेरियल्स है जिसको मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आयरन हो गया, मैग्नीज, बॉक्साइड, लाइमस्टोन हो गया, ये इंडियन प्लेटियो में बहुत ज़्यादा हद तक अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड टू रन फैक्ट्रीज, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है फैक्ट्रीज रन करने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट होता है, कोल से, कोयला जला के। सो कोल इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कोयला का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। सो मेनी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैव बीन सेट अप हियर, इसलिए काफ़ी सारे कोयले से बने हुए, कोयले के बेसिस में ऑपरेट करते हुए थर्मल पावर प्लांट जो है यहाँ पे सेटअप किया गया है। इन एडिशन, और साथ ही साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो जनरेटेड इन लार्ज डैम प्रोजेक्ट्स, और साथ ही साथ जो भी बड़े बड़े डैम्स हैं वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर दी गई हुई है एक कोल माइंस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ट्रॉली को ढकेल रहे हैं, ठीक है, और ये कोल माइनर्स हैं। तो देखिए इनकी हालात देखिए, कितने ना मतलब धूल, मतलब जो कोयला का जो डस्ट है, पार्टिकल है, इनके शरीर पे लगा हुआ है, ये सांस ले रहे हैं तो इनके सांस के अंदर जा रहा है। एक कंटिन्यूस इनको हेलमेट लगाया हुआ होना रहता है। तो बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स हैं, कितना अंधेरा भी है यहाँ पे।
ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो है आज हमने जान ली। तो अब जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम एक कोस्टल प्लेन, तो जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो साथ साथ इमेजिन करते हुए पढ़िए। जैसे कि हम अभी कोल माइंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो क्या कहीं आपने इमेजिन किया कि मैं सही में कोल माइंस में गई हूँ और मैं एक देख रही हूँ कि कैसे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, कैसे जो है शाफ्ट चल रहा है, कैसे जो ट्रॉलीज में वो कोयला लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ें इमेजिन करके चलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ही लगेगा। कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिंदी पढ़ रहे हैं, हम कुछ चीज़ें तो इमेजिन नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में हम बहुत सारी चीज़ें जो है इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल साइंस है, ये सबसे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम इमेजिनेशंस के साथ पढ़ सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया। वीडियो लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल की वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो बनाऊँ, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो बनाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, stay tuned.